देखिए, हिस्ट्री में एक चैप्टर है मगध साम्राज्य और मौर्य वंश। ठीक है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें अभी जो है हम लोग मगध साम्राज्य के उद्भव के कारण का जो है हम डिस्कस कर लेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक इतिहास, इन राज्यों में 16 महाजनपद के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास है। अतः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। मगध राज्य के उद्भव के कारण सबसे पहले तो अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति, मगध क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता जो थी अधिक थी, जिससे धान की कृषि को बढ़ावा मिला। अतः मगध व्यापक कृषि अधिवेश की स्थिति के कारण अधिक जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति में सक्षम था। साथ ही यह नदियों और पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र था। अतः राजधानी राजगीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। प्राकृतिक दूसरा जो कारण है वो है प्राकृतिक संसाधन। इस क्षेत्र में लौह धातु जैसे खनिज पदार्थ की अधिकता थी। अतः इन कारणों से युद्ध के लिए अस्त्र, कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए किया गया था। और जल नदियाँ की उपस्थिति के कारण जल परिवहन आसान हुआ। वनों से निर्माण के लिए लकड़ी की उपलब्धता एवं हाथी की प्राप्ति हुई, जिनका प्रयोग विभिन्न क्षेत्र सेना में किया गया। तीसरा जो चीज़ होती है ज़रूरत किसी भी चीज़ के लिए, वो होती है जनसंख्या की अधिकता। सेना में जो सैनिक भर्ती होगा उसके लिए जनसंख्या होना ज़रूरी है। तो और श्रम जो है सो राज्य को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए जो है सो श्रम की, तो ये दोनों चीज़ वहाँ पे बहुत आयत में जो थी सो एरिया में थी, इसलिए वहाँ पे जो था सो ये हुआ। और चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है शासकों की भूमिका। चूँकि इस समय यह भूमि का महत्व बढ़ गया था, अतः सभी शासक ने राज्य विस्तार पर बल दिया। इसमें पहला जो डायनेस्टी आया वो आया हार्यक वंश। ये 544 से 412 ईसा से पूर्व में हुआ। इसमें पहले जो शासक हैं बिम्बिसार, इनका जो है सो पुराणों में और बौद्ध ग्रंथ में भी जो है सो वर्णन आता है। मगध के राजाओं के क्रम में आलोचनात्मक अध्ययन के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिम्बिसार था। वह मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में था। बिम्बिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह बुद्ध के समकालीन था। इसके द्वारा प्रारंभ की गई विजय और विस्तार की नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। बिम्बिसार ने अंग देश पर अधिकार कर अपना शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों में भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकोसला देवी कोसल राज की पुत्री और प्रसन्नजित की बहन थी। उसके साथ दहेज में प्राप्त काशीग्राम इनको दहेज में उसी टाइम प्राप्त हुआ था। काशीग्राम प्राप्त हुआ, उसे 1 लाख की आय होती थी। मतलब वो जो था उस टाइम में उनका सोर्स ऑफ इनकम भी था, जो 1 लाख रुपया जो था उस टाइम में देता था। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी रानी क्षमा पंजाब के मद्र कुल की जो थी प्रधान की पुत्री थी। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंड प्रद्योत महासेन का बिम्बिसार से युद्ध हुआ, किंतु अंत में दोनों की मित्रता स्थापित हो गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिम्बिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। दूसरा जो शासक हुआ वो हुआ अजातशत्रु। बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। अजातशत्रु ने मगध राज्य का विस्तार किया और अपने समूचे शासनकाल में अपने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। मगध और कौशल के मध्य लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। अंततः अजातशत्रु की विजय हुई। कौशल नरेश प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह और काशी को देना पड़ा। इसके बाद अजातशत्रु ने मल्ल गणराज्य पर भी नियंत्रण स्थापित किया। मगध साम्राज्य की सीमा को हिमालय की तराई तक पहुंचाया गया। अजातशत्रु ने आक्रामक कूटनीति एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध के साम्राज्य का विस्तार को एक नया आयाम प्रदान किया। और नेक्स्ट जो इनरो आते हैं वो आते हैं उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठे और उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाकर किला बनाया। यही वह है पाटलिपुत्र, समझ गए ना, जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है।
और किला बनाया। राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बना। इसी के टाइम में राजगिरी से जो है सो राजधानी पाटलिपुत्र आया। मगध राज्य अब उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के उत्तराधिकारी ने लगभग 412 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध राज्य का अंग बनाया। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालशोक राजा बना। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। वैशाली बना बीच में, अब फिर जो है पाटलिपुत्र जहाँ उदयन ने ये किया था वहाँ जो है स्थानांतरित किया कालशोक ने। इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। कालशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन किया गया। इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में बटा, एक स्थविर और तथा महासंधिका में बट गया। उसके बाद नंदवंश आया। नंदवंश ये 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश के पश्चात नंदवंश का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने, जो उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, पूर्व की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति बढ़ाई। विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन मूर्ति को उठा के लाए वो सभी घटनाएं महापद्म नंद के शासनकाल में घटित हुई। उसने अपने को एक राट कहा। बाद के नंद शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। मौर्य के शासन में मगध का साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अब इसके बाद जो है वो है जो हम लोग शुरू करेंगे वो है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में जो है सो करेंगे। अब इसको जो है सो आप लोग अपना